गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम इनकी परिभाषाएं और उदाहरण के बारे में देखते हैं। आगरा में बना ताजमहल। जो आगरा में ताजमहल है वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, क्योंकि वे उससे बहुत प्रेम करते थे। यह सफेद संगमरमर का बना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो मैंने अनुच्छेद अभी पढ़ा उसमें जो रंगीन शब्द है, मतलब ये देखिए ना, कुछ ब्लैक में लिखे हैं और कुछ पिंक से लिखे हुए हैं। तो जैसे आगरा, ताजमहल, सुंदरता, शाहजहां, बेगम मुमताज महल, याद, प्रेम और संगमरमर, ये जितने भी रंगीन शब्द हैं वो किसी भी व्यक्ति का नाम है या वस्तु का या स्थान का या भाव का नाम है। इन नामबोधक शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, एक ये छोटा सा डायग्राम बना है। व्यक्ति, प्राणी मतलब व्यक्ति है वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, ये सब मिला के क्या होती है? संज्ञा होती है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे देखिए, नाम एग्जाम्पल में, जैसे किसी का भी नाम, आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपका नाम भी एक संज्ञा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा बुद्ध, भारत, झगड़ा, बुराई आदि, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा के 3 भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब यहाँ पे व्यक्तिवाचक से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम, जैसे नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको तो आप जानते ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए। ये इनकी पिक्चर बनी हुई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ये किसकी पिक्चर है? तुलसीदास जी की। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये कुतुब मीनार बना हुआ है। ये तीनों पिक्चर्स है ना। ऊपर के वाक्यों में जो जवाहरलाल नेहरू है, तुलसीदास जी है, वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस भी किसी विशेष वस्तु का नाम है। और इलाहाबाद दिल्ली, ये किसी विशेष स्थानों के नाम है। मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम। तो अब यहाँ से हमको मिल जाती है किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का पता चलेगा, किसी विशेष, है ना। जैसे रहीम मतलब किसी का नाम, मुंबई, ताजमहल, वाईविल, एडिशन आदि, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब और भी हम कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देख लेते हैं। जैसे देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम होते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, जापान, चीन, अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे देश हैं, देशों के नाम हैं। नदियों के नाम, तो ये जो आपको एक टेबल बनी हुई है, ये बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है। नदियों के नाम, नील, अमेजन, गंगा, यमुना, कावेरी, ये सारी नदियां हैं। ये सभी क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, गुरुपूर्व, ईद,
क्रिसमस, ये सारे त्योहारों के नाम भी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेलों के नाम, खेल कौन कौन से? जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, खो खो, सारे खेलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इमारतों के नाम, एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, लाल किला, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और व्यक्तियों के नाम, जैसे गांधी जी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आपका भी नाम, ये सारे क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दिन और महीनों के नाम, दिन मतलब जैसे रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, सारे दिन हो गए। और महीनों के नाम, महीनों के नाम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक पूरा, तो ये सारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जाति प्रधान होगी, जाति का बोध होगा, है ना। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर, पलंग पर चादर बिछा दो। एक लड़की है, वो क्या कर रही है? पलंग पर चादर बिछा रही है। पेड़ पर बंदर बैठा है, ये है पेड़, इसके ऊपर एक छोटा सा एक ये मंकी बैठा हुआ है। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज मीन्स क्या होती है? टेबल, एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। तीनों एग्जाम्पल देखिए आपने पिक्चर्स के साथ। अब देखिए ऊपर के वाक्यों में जो पलंग है, चादर, पेड़, बंदर, मेज और पुस्तक से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का और वस्तुओं का बोध हो रहा है। प्राणियों वस्तुओं का बोध हो रहा है ना, इसलिए ये सारी क्या होंगी? जाति बोधक शब्द हैं ये सारे। जैसे बंदर कहने से और भी जितने प्रकार के बंदर हैं उन सब का बोध होता है। बंदर का कोई नाम तो नहीं है, बंदर मतलब उनकी पूरी जाति, है ना। अब जैसे हमने कहा पलंग पर चादर बिछा दो, तो ये भी इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर मतलब उनकी पूरी जाति का बोध होता है। तो जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, अब पर्वत कितने सारे होते हैं, लेकिन हमने पर्वत बोला तो उसमें पूरे पर्वत के बोध होगा, पूरी पर्वत जाति का बोध होगा। जैसे हमने बोला नदी, तो नदी कितनी सारी नदियां हैं, लेकिन हमने जब नदी बोल दे, किसी एक नदी का हम नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और यदि हम नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। गाय, बकरी, बच्चा, स्कूल आदि, ये सारी जाति का बोध होता है। इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, उस पूरी जाति की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर देखिए दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक ये बादल है, पेड़ पर ये बारिश हो रही है, और एक ये देखिए पहाड़ पे ये चढ़ रहा है एक, है ना। तो और ये परिश्रम कर रहा, परिश्रम से सफलता मिलती है। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पे खुदाई वगैरह कर रहे हैं, तो परिश्रम से सफलता मिलती है। और ये एक पहाड़ पे चढ़ रहा है, मतलब पर्वत की चढ़ाई कठिन है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, यहाँ बारिश हो रही है तो देखिए पूरे ये ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में ये जो 3 वाक्य लिखे हैं उसमें परिश्रम, सफलता, चढ़ाई और हरियाली, ये जो 4 शब्द हैं, ये शब्द भावबोधक शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमको भाव का पता चल रहा है ना। क्योंकि इन शब्दों से वस्तुओं और प्राणियों के गुण, धर्म, दशा या स्वभाव आदि भावों के बारे में हमको पता चलता है, अर्थात इन शब्दों से उनके भाव प्रकट हो रहे हैं। अब चाहे वो उनका गुण हो, धर्म हो, दशा, स्वभाव, किसी भी वजह से उनका भाव प्रकट हो रहा हो, इन्हें हम छू या देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इनका कोई रूप नहीं होता।
तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं? जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चले उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होंगे? मिठास, मधुरता, कालिमा, अधिकता, बचपन आदि, ये सारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी हमने संज्ञा पढ़ ली, संज्ञा के तीनों प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार से होती है। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से होती है। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। 4 प्रकार हमने देख लिए ना। तो अब देखते हैं कि इनसे किस प्रकार से होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, तो जैसे यदि मनुष्य लिखा हुआ है कि इनसे हम क्या बना रहे हैं, ये एक जातिवाचक संज्ञाएं गई हैं, इनसे हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो मनुष्य क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है ना, जाति का बोध कर रहा है ये। मतलब मनुष्य से हमको ये तो नहीं पता चल रहा कि आप ही हो, मनुष्य है, मनुष्य में पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होगी। तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मनुष्यता। ये आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये बनना चाहिए आपको। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते। लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। अब जैसे मैंने बोला लड़का, लड़का या लड़की, तो ये किस में आएंगी? ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। और यदि मैं किसी लड़के का नाम बोल दूं, जैसे मैंने बोला रहीम, कबीर, तो ये मैं किसी का नाम ले रही हूँ, तो वो किस में चला जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। और यदि मैंने कह दिया लड़का या मैंने लड़की बोला, तो उससे पूरे लड़की और लड़का जाति का बोध होता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रभु, प्रभुता, क्योंकि इसमें पूरे प्रभु का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। बच्चा, बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो बन जाएगा बचपन। पशु, पशुता। शत्रु, शत्रुता। देव, देवत्व। प्रभु, प्रभुत्व। मित्र, मित्रता। ये हो गए सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का नाम। और जब हम उन नाम के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम है। यदि हम अपना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपनापन हो जाएगा। पराया, परायापन। मम, मम का हो जाएगा ममत्व। स्व, स्व का स्वतत्व, स्वतः। विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाएंगे? विशेषण क्या कहलाते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे मीठा, मीठा क्या है? एक विशेषण है ना। जैसे हमने बोला कि आम बहुत मीठा है, आम मीठा है, या रसगुल्ले मीठे हैं। किसी भी चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यदि हम उस विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे मीठा, मीठा का मिठास। सुंदर, सुंदर एक विशेषण है। सुंदर का विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो सुंदरता बन जाएगा। अच्छा, अच्छाई। बुरा, बुराई। गरीब, गरीबी। भूखा, भूख। चालाक, चालाकी। गहरा, गहराई। अब हम क्रिया से
क्रिया क्या कहलाती है? जो भी कार्य हो रहा है वो क्रिया कहलाती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, पढ़ना सुनना ये सारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। जो भी घटना घटती है, जो भी कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे? जैसे क्रिया दी हुई है दौड़ना, एक क्रिया क्या दी हुई है? दौड़ना। दौड़ना मतलब दौड़ रहा है, कोई कंटिन्यू दौड़ता जा रहा है, मतलब वो एक क्रिया हो गई। और उससे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो दौड़ना का दौड़ हो जाएगा। हारना, हारना एक क्रिया है, हारना का हार। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है, हंसना से बन जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हंसी। पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ना एक क्रिया है, उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी पढ़ाई। उड़ना, उड़ान। लूटना, लूटना से बनेगा लूट। जीतना, जीत। चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा चढ़ाई। हम जान चुके किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि भाववाचक संज्ञाएं कितने शब्दों से बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। प्रश्न पहला, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। उदाहरण में हम इसमें क्या लिख सकते हैं? भारत, महात्मा गांधी आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? मतलब हमको व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में डिफरेंस लिखना है। उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जिस स्थान से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब हमको किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वस्तु का या विशेष स्थान के बारे में पता चलेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मुंबई, ताजमहल आदि, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें हमको किसी जाति का पता चले। जैसे जिस शब्द से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उनकी जाति का पता चलेगा हमको पूरी की पूरी। जैसे पर्वत, स्कूल, नदी, लड़का, लड़की आदि, ये सब किस में आएंगे? किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।